अच्छा, हम नहीं कहते, हम चाहते विवाह लंबे चलें, हम चाहते हैं कि विवाह परिवार ना बिगड़े, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि झूठ मूठ में फर्जी तरीके से 498 या 304 में शादी करने के गुनाह से, कि आपने शादी की, आपने किसी महिला को संरक्षण दिया, आपने किसी महिला को क्या कहते हैं अपना प्यार दिया, उसको आपने सम्मान दिया, उसको इससे के रूप में पैसा दिया, और उल्टे आप और आपके माँ बाप भाई बहन भाभी नंदोई बहनोई सब जेल में हो। आप सबका इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम और आइंदा भी हम आपको बताना चाहेंगे कि जो दुनिया का सबसे बड़ा, कम से कम भारत का सबसे बड़ा जो स्पाइडर नेट है, मक्कड़ जाल है, जिसे कानून कहते हैं, जिसमें कई बार बेगुनाह फंस जाते हैं और गुनाहगार बच कर निकल जाते हैं, क्योंकि उनको उस मक्कड़ जाल से निकलने का तरीका आता है। मैं अपने विगत 47 साल का अनुभव जो मैंने फौजदारी की वकालत करके प्राप्त की है, उससे आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। हम रोज़ देखते हैं कि कई बार वादी या शिकायतकर्ता के कहने पर झूठा लोगों को फंसा दिया जाता है। कई बार वादी को पुलिस की सही मदद न मिलने के कारण अपराधी छूट जाते हैं। कई बार, बल्कि अक्सर हिंदुस्तान में, कम से कम उत्तर प्रदेश की बात तो मैं जानता हूँ, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन जगह के बारे में जानता हूँ कि पुलिस निश्चित तौर पे सबूत इकट्ठा न करके साक्ष्य बनाती है, क्रिएट करती है, कलेक्ट नहीं करती। और उसके लिए हम लोगों को उस मकड़ जाल से जो पढ़े लिखे वेल ट्रेंड पुलिस अधिकारी द्वारा बनाया जाता है, उससे निकलना कैसे होता है, इसके लिए विशेष योग्यता प्राप्त अधिवक्ता ही वो बात बता सकता है, जिसको ज़्यादा तजुर्बा हो कि एविडेंस क्रिएट कैसे किए जाते हैं और क्रिएटेड एविडेंस और कलेक्टेड एविडेंस में क्या फ़र्क होता है। क्रिएटेड एविडेंस को तोड़ करके किसी बेगुनाह को कैसे बचाया जाता है, और जहां पुलिस मदद कर रही हो अपराधियों की, वहां पे वादी की तरफ से अपना पक्ष रख के गुनाहगारों को कैसे सजा दी जाती है। आजकल सबसे ज़्यादा जो आम अपराध या आपराधिक वाद होते हैं, वो महिला और पुरुषों के बीच में जो विवाह के उपरांत विवाद उत्पन्न होता है, उससे संबंधित होते हैं, या धोखे से फर्जी कागजों के द्वारा ज़मीन कब्जाने की, ज़मीन बेचने की, या फिर जो आम अपराध हैं, जो जैसे पुराने समय से ही कहा जाता है कि 3 कारण से जो मुख्य अपराध करने के कारण होते हैं, वो जर, जोरू या ज़मीन होती है। और इस जर, जोरू, ज़मीन के चक्कर में या तो हत्या होती है या हत्या का प्रयास होता है। ये ऐसे ये मुकदमे हैं जिसमें निश्चित तौर पे निकलना थोड़ा बेगुनाह अपराधियों के लिए मुश्किल हो जाता है, और जबकि जो गुनाहगार होते हैं, जो गुनाह करते हैं, जो अपने असर और दबाव से लोगों को, गवाहों को डराते हैं, धमकाते हैं, मुकदमों को लटकाते हैं, गवाहों को न्यायालय में नहीं आने देते, या इतना टाइम खींच देते हैं कि जो वादी होता है उसे मुकदमा वापस लेना पड़ता है या उसको टूटना पड़ता है, डर के कारण, लोभ के कारण या किसी लाभ के कारण। तो मैं सबसे पहले उन अपराधों की बात करता हूँ जो विवाह संबंधों के बिगड़ने पे, विवाह संबंधों में खटास आने के कारण पैदा हो जाते हैं, जिसे आमतौर पे हम 498A कहते हैं भारतीय दंड संहिता में। दहेज मांगने की जो प्रथा तथाकथित तौर पे कही जाती है और जिसको अपराध घोषित किया गया है, उसमें आमतौर पे वो लोग भी फंस जाते हैं जिनका उस परिवार से, उस विवाह से कोई मतलब या मकसद नहीं होता। दबाव डालने के लिए हम अधिवक्ता लोग ही कानूनी सलाह पर या होशियारवादी सबसे पहले प्रयास ये करता है कि जिनका असर उस परिवार पे ज़्यादा हो, लड़के पे जिसका दबाव ज़्यादा हो, उन्हें झूठा फंसाया जाए ताकि वो पति पे दबाव डाल करके फैसला करा ले। मैं नहीं कहता कि हमेशा लड़की वाले गुनाहगार होते हैं, कई बार दोष लड़के के परिवार का भी होता है, कई बार लड़की के परिवार का भी होता है, और कई बार दोनों परिवार का होता है। आज जब हमने वकालत शुरू की थी, उस समय जो ज़्यादातर मुकदमे आते थे वो गिरोह आदि के आते थे, जो पुलिस गिरोहबंदी दिखाती थी
हालांकि वो आमतौर पर फर्जी होते थे, प्रिवेंटिव एक्शन ज़्यादा होता था। उसके बाद फिर गैंगस्टर के केस, टाडा के केस, पोटा के केस, इन मुकदमों से अदालतें भरी रही। बलात्कार और कत्ल केस तो आते ही रहते हैं, चोरी डकैती राहजनी के केस आते रहते हैं, लेकिन विगत कुछ वर्षों में पता नहीं किस कारण से वैवाहिक मामलों के सब सर्वाधिक केस आ रहे हैं, जबकि कुछ वर्ष पहले फैमिली कोर्ट्स खाली पड़ी रहा करती थी। अब हर जिले में जिलाधीश सत्र न्यायाधीश के पद का अधिकारी फैमिली कोर्ट का मुखिया होता है और साथ में 2-2, 3-3 और फैमिली कोर्ट्स होती हैं। इसके अतिरिक्त विशेष न्यायालय बनाए गए हैं जो डीबी एक्ट के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। हर जिले में 2-2, 3 अदालतें खोलनी पड़ी हैं जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस के मुकदमे दर्ज होते हैं। मुझे अपने 47 साल के तजुर्बे से पता है, क्योंकि मैं सिर्फ फौजदारी के मुकदमे लड़ रहा हूँ विगत, और भगवान की दुआ से मेरे जो फाइल्स हैं वो शायद काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। वो है वैवाहिक संबंधों के। वैवाहिक संबंधों में जब कोई कुछ भी बात होती है, पति पत्नी में कोई व्यक्तिगत मनभेद होता है, या सास की बहुत नई प्रयोग होती है, या कोई और वजह होती है, कई बार लड़की की शादी उस जगह कर दी जाती है जहां उसका मन नहीं होता। माँ बाप शादी कर देते हैं। कई बार उनके जो पूर्व में जो दोस्ती रही होती है वो विवाह के बाद भी चलती रहती है। उसके परिणति भी दहेज संबंधी मुकदमों में हो जाती है। हर विवाह में जो विवाह में जो तकरार आती है, जो दबाव आता है, उसका कारण हमेशा दहेज मांगना नहीं होता, दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं करना नहीं होता, और न ही आमतौर पे देवर या ससुर या जेठ या नंदोई किसी बच्चे के साथ गलत काम या बलात्कार करता है, लेकिन कानूनी सलाह पर या मुकदमे को गंभीर बनाने के लिए आमतौर पे 376 और 370 की धाराओं पे 498 के मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ वर्ष पूर्व कहा था कि 376 और 370 के मुकदमे 498 के साथ नहीं चलने चाहिए। अगर कुछ ऐसा होता है तो उसकी FIR पृथक हो, लेकिन अभी भी न्यायिक व्यवस्था वैसी है कि मुकदमे आते हैं, चलते हैं, लोग तंग होते हैं, लोग परेशान होते हैं, दबाव में आते हैं, और अक्सर देखा जाता है कि लाखों रुपए में और कई बार करोड़ों रुपए में फैसले होते हैं जो दबाव बन जाता है मुकदमों का। फैसले करने पड़ते हैं, लड़के वालों को मजबूर होकर करने पड़ते हैं। मैं नहीं कह रहा कि कभी भी लड़के वाली गलती नहीं होती होगी, ज़रूर हो सकता है तंग करता हो, लेकिन हमेशा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता हो ऐसा नहीं होता। 498A से और 304B से बचने के लिए हर एक आदमी को पता है कि 498A क्या होता है। अगर विवाह के उपरांत, चाहे विवाह कितना पुराना क्यों ना हो, अगर कोई महिला कहते हैं कि उसको दहेज के लिए उत्पीड़ित किया जाता है, उसका मानसिक, शारीरिक या आर्थिक शोषण किया जाता है, तो 498A बनती है। और अगर किसी महिला की सास विवाह के 7 साल के अंदर जिससे उसकी मृत्यु से, अस्वाभाविक मृत्यु से कुछ पहले दहेज मांगा गया हो और उसकी मृत्यु अस्वाभाविक हो, तो 304 बनती है। इस बात को बताने की जरूरत नहीं है, इस बात को हिंदुस्तान का हर आदमी जानता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने बेटे की शादी कर रहे हैं तो सुरक्षा हेतु निश्चित तौर पे आप पहले वधू पक्ष से लिखवा लें कि इस शादी में कोई दान दहेज नहीं दिया जा रहा, कोई स्त्री धन नहीं दिया जा रहा, और अगर स्त्री धन दिया जाता है, कई बार माँ बाप जो होते हैं लड़की के, वो अपनी बिटिया के भले के लिए इसे धन भी देते हैं, तो निश्चित तौर पे उसकी लिखा पढ़ी की जाए। वरना हो सकता है कि कभी अपने बच्चे को कोई 2,000, 10,000, 20,000 का सामान दे और दिखा दे उस पर 23-35 लाख का। अक्सर होता है कि जो खर्च होता है उसका कई गुना बढ़ा के बताते हैं। एक तरीका और भी है कि वो शादी के खर्चे में जब दहेज के मुकदमे चलते हैं तो वो पैसा जोड़ा जाता है जो विवाह करने में, सगाई करने में, रोकने में इस क्या कहते हैं खर्च होता है लड़की के द्वारा। तो इसलिए
जबकि कई बार ये खर्चे लड़कों के द्वारा किए जाते हैं, वर पक्ष के द्वारा किए जाते हैं। सबसे पहले हमको वो रसीदें ले लेनी चाहिए। अगर हम कोई पेमेंट कर रहे हैं, कोई भुगतान कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमें वहाँ से रसीद अपने नाम से लेनी चाहिए। उसमें जो GST है वो दीजिए आप। आपको कानून से बचना है तो आपको कानून के द्वारा ही चलना पड़ेगा। अगर आप बैंक्वेट हॉल बुक करा रहे हैं, अगर आप बैंड बुक करा रहे हैं, तो उसकी भी आप पक्की रसीद दीजिए, ताकि कल को दूसरा पक्ष झूठ ना बोल पाए, कोई पक्ष। कई बार अक्सर ये होता है कि लड़के वाले ये चाहते हैं कि वो अपनी बिटिया को कार दें, गाड़ी दें। तो प्रयास ये कीजिए कि आप कोई भी लड़के वाला कोई भी ऐसी गाड़ी या ऐसा कीमती उपहार ना ले। दृढ़ होकर मना कर दीजिए कि हम गाड़ी नहीं लेंगे। और अगर वो गाड़ी आती है, अगर वो कार वार देते हैं कुछ, तो उसको कहिए कि वो अपने पिता के नाम पे ले, ना कि पति के नाम पे, ताकि कल को ये ना हो जाए कि वो कहें कि आपने नहीं मांगा था। नहीं मांगता आमतौर पे आदमी, लड़के वाले खुद देते हैं। कई बार आप चाहते भी नहीं हो लेना, लेकिन लड़के वाले आपको बेहोश कर देते हैं कि हमें अपनी बेटी को दे रहे हैं, और उस गाड़ी को वो आपके नाम कर देते हैं और बाद में उसका दुरुपयोग करते हैं आपको दहेज के झूठे मुकदमे में फंसाने का। तो इसलिए अगर कोई गाड़ी देता है तो आप निश्चित तौर पे उससे कहिए कि वो अपने पिता के नाम पे ले, अपनी माँ के नाम पे ले। वो गाड़ी आप अपने नाम पे बिल्कुल मत लीजिए। और अगर कोई विवाद होता है शादी के बाद, तो उस गाड़ी को, उस कार को तुरंत लड़की वालों को वापस कर दें और उसका सबूत लें। उसकी या तो फुटेज ले लीजिए या फिर उसे लिखा पढ़ करके ले लीजिए, या पुलिस थाने में जाकर उसको वापस कर दीजिए या न्यायालय के समक्ष वापस कर दीजिए। दूसरी बात तो होती है जो इल्जाम लगाए जाते हैं वो स्वर्ण आभूषण के होते हैं कि हमने स्वर्ण आभूषण दिए हैं इतने, जो हमने इससे धन के तौर पर दिए थे, जिसको लड़के के माँ बाप ने और लड़के ने या उसके नंदोई ने, जेठ जेठानी ने खुर्द बुर्द कर दिया, गबन कर लिया। 406 का मुकदमा करते हैं, जिससे लड़के वाले दुविधा में पड़ जाते हैं, संकट में पड़ जाते हैं और कई बार सजा भी पा जाते हैं। इसलिए आप अब तो खैर कानून भी अच्छे हो गए हैं और हॉलमार्क लगना शुरू हो गया है। अगर कोई लड़के वाला कोई ज्वेलरी देता है तो उनसे लिखा के लीजिए कि उन्होंने क्या ज्वेलरी दी है। उस ज्वेलरी को जो है उसकी आप फोटोग्राफी कीजिए, उसके फोटोग्राफी को सत्यापित कराइए लड़की वालों से आप, और उसे लड़की को दीजिए। लॉकर खोल दीजिए लड़की के नाम, ताकि लड़की वहाँ पे जाए, उस पर जॉइंट हस्बैंड और वाइफ का ना हो, खाली उस लड़की का हो, ताकि वो खुद निकाले और खुद रख के आए। आप घर में रखेंगे सामान तो आप पे आरोप लग जाएगा। हर जो आप स्टेशन दे रहे हैं, आप बिल्कुल लड़की को मुंह दिखाए कुछ मत दीजिए। मैं आपकी सुरक्षा के लिए कह रहा हूँ। अगर आप कुछ स्वर्ण आभूषण दे भी रहे हैं अपनी बहू को, जिसे हम लोग बेटी मानते हैं, तो इसलिए नहीं कि बेटी को बहू की तरह, बहू को बेटी की तरह नहीं मान रहे हैं और सामान दे रहे हैं, बल्कि इसलिए कि ताकि आपको झूठे मुकदमे न फंसा जाए। उन जो आभूषण दे रहे हैं उनकी आप पक्की रसीद अपने स्वर्ण कार्ड से लें। जो आप ज्वेलर्स होगा, चाहे डायमंड की हो, चाहे और ज्वेलरी हर तरह की होती है, उसकी रसीद लें। रसीद अपने नाम लें और लड़की से ये लिखा लें। सबसे सुरक्षित रहेंगे आप कि ये जो हम आपको लड़की को जेवर दे रहे हैं, ये मुंह दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि हम बतौर अमानत दे रहे हैं उसको, और जिसको वो उपयोग करके सास ससुर को वापस कर देगी, पति को नहीं, क्योंकि पति और पत्नी का समान अधिकार होता है सामान पे। ये लिखाइए कि वो सास ससुर का सामान है और सास ससुर उनको अमानत के तौर पे दे रहे हैं, जो लड़की इस्तेमाल करके वापस कर देगी। मैं दावे से कह रहा हूँ कि अगली बार अगर आप ऐसा कर सुरक्षा करते हैं तो 406 के मुलजिम लड़की वाले होंगे और लड़के वाले नहीं होंगे। मेरी ज़िंदगी में 2-3 केस ऐसे भी आए हैं जिसमें क्लाइंट शुरू में मेरे पास आ गया। उसमें एक तो परिचित लड़का केस था, पुट्ठी के रहने वाले थे, बच्चे थे, और जो दूल्हा था वो खड़ौली गांव में रहने वाले थे। लड़के वाले आए, लड़का दिव्यांग भी था। वो सारी बात बताई कि लड़के वाले कैसे तंग कर रहे हैं। उस केस में हमने शुरुआत की और यकीन मानिए कि उस केस में लड़की वाले जेल गए थे, ना कि लड़के वाला। सबसे पहले सुरक्षा हम नहीं कहते, हम चाहते विवाह लंबे चलें, हम चाहते कि विवाह परिवार ना बिगड़े, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि झूठ मूठ में फर्जी तरीके से 498 या 304B में शादी करने के गुनाह से, कि आपने शादी की, आपने किसी महिला को संरक्षण दिया, आपने किसी महिला को अपना प्यार दिया, उसको आपने सम्मान दिया, उसको स्त्रीधन के रूप में पैसा दिया,
और उल्टे आप और आपके माँ बाप भाई बहन भाभी नंदोई बहनोई सब जेल में हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा लड़की वाले गलत होते हैं, मैं लड़के वालों की बताऊंगा कि उनको भी क्या सुरक्षा करनी चाहिए। मैं अपने दर्शकों को जिनको मेरे YouTube चैनल में इंटरेस्ट आ रहा है, मैं लड़की वालों को बताऊंगा कि उनको क्या सुरक्षा रखनी चाहिए ताकि उनकी बिटियां दहेज के लिए मानसिक शारीरिक यौनिक अथवा आर्थिक रूप से प्रताड़ित ना किए सकें और कल को उनकी प्यारी बिटिया जिसकी डोली चल के गई हो अपने पति के यहाँ, वहाँ से उसकी अर्थी निकली हो और दिखाया ये जाए, उसको जान से मारने के बाद, उसको खब्बे लटकाने के बाद, उसको पेड़ से लटकाने के बाद, उसको घर में पंखे लटकाने के बाद ये प्रयास किया जाए कि लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। और लड़के वाले हमेशा ये प्रयास करते हैं कि किसी न किसी तरह लड़की मानसिक रूप से परेशान थी, डिप्रेशन में थी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली है। कानून बहुत गहरा है, बहुत लंबा है, बहुत गहरा सागर है। मुझे मालूम है कि ये चैनल YouTube और जितने भी और चैनल्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया हैं, ये बहुत 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 बड़े महासागर बन चुके हैं। लेकिन याद रखिए, जो कानून है वो उन सबसे कई गुना ज़्यादा बड़ा महासागर है। हम लोग ज़िंदगी भर पढ़ते रहते हैं लेकिन पूरा कानून नहीं जान पाते। हमेशा वकील जो होता है वो हमेशा प्रैक्टिस करता है, डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, कभी वो परफेक्शन नहीं हासिल करता, क्योंकि हम लोग को रोज़ पढ़ना पड़ता है, कानून रोज़ बदलता है, हम लोग कभी परफेक्ट नहीं होते। इसलिए कहा जाता है कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग कभी नहीं कहते कि वी आर परफेक्ट। और जो कहता है कि वो परफेक्ट है कानून में, इसका मतलब उससे कुछ नहीं आता। धन्यवाद, बाकी बात अगले एपिसोड में।